बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक्स में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और कैटालिसिस। हम इन दो टॉपिक्स पे बात करेंगे और इनके कौन से मेन पॉइंट हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़, विच फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें नाम मालूम होने चाहिए कौन कौन सा फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करता है, किस चीज़ पे का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़, रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होगा विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती है। तीसरा फैक्टर हमारे पास है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑल्टर, सरफेस एरिया चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। चौथा फैक्टर है हमारे पास लाइट। सम रिएक्शंस इफेक्ट बाय लाइट। कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसमें लाइट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लाइट पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर एक फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करेगा। और छठा फैक्टर है हमारे पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम वन बाय वन बात करेंगे कि इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होगा, कौन सी बातें हमें हर एक फैक्टर में मालूम होनी चाहिए। हमने कहा विच फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट, टेम्परेचर एंड लाइट। अब हम सबसे पहली बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट की। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हमें सबसे पहली बात मालूम होनी चाहिए कि अल्कली मेटल रिएक्ट फास्टर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल्स रिएक्ट फास्टर। अल्कली मेटल्स रिएक्ट फास्टर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और हम कह सकते हैं ग्रुप 1A रिएक्ट फास्टर देन ग्रुप 2A। 1A फास्ट रिएक्ट करेगा देन 2A। अब ये रिएक्शन, ये जनरल रिएक्टिविटी भी है। रिएक्शन विद वाटर की बात करेंगे तो भी ग्रुप 1A रिएक्ट फास्टर विद वाटर देन ग्रुप 2A। ठीक है, दूसरी चीज, आयोनिक रिएक्शंस आर फास्टर देन मॉलिक्यूलर। आयोनिक रिएक्शन फास्ट होंगे। इनऑर्गेनिक रिएक्शन, इसका मतलब मैं कह सकता हूं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आर फास्टर देन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो अगर हमारे पास रिएक्शन है विच विल रिएक्ट फास्टर, हम देखेंगे अगर कोई आयोनिक स्पीशी है तो इट विल रिएक्ट फास्टर। तीसरी चीज, अगर हमारे पास आयोनिक रिएक्शन ही है तो न्यूट्रलाइजेशन इज फास्टर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट इज फास्टर रिएक्शन देन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन बहुत फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो हम कहेंगे दे आर वेरी फास्ट। उसके बाद अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शंस आर स्लो। आयोनिक रिएक्शन है, रिडॉक्स इज स्लो। रिडॉक्स रिएक्शन स्लो होगा अगर हम किसी और रिएक्शन से कंपेयर करेंगे। भाई ये कंपेरेटिव है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन इज फास्ट देन कोवेलेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन, इनमें स्लो होगा।
आयोनिक रिएक्शंस अगर हो रहे हैं और उनमें कोई रिडॉक्स है तो रिडॉक्स इज स्लो देन न्यूट्रलाइजेशन, इट इज स्लो देन डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट उससे स्लो होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कितना फास्ट होगा। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन HCl एंड NaOH रिएक्ट इन 10⁻⁻6 सेकेंड्स। इस न्यूट्रलाइजेशन को 10⁻⁻6 सेकेंड रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीशन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे HCl की NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन करें 10⁻⁻6 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इतना कम टाइम रिक्वायर्ड है। अब दूसरा फैक्टर है हमारे पास कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। हमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या मालूम होना चाहिए। जनरली हम कह सकते हैं मेटल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रिएक्ट फास्टर देन नॉन मेटल्स ऑन द राइट हैंड साइड। ऐसे एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे फास्ट रिएक्ट करते हैं जो कि राइट साइड पे हैं उनसे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा अल्कली मेटल रिएक्ट फास्टर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट इज फास्ट। आयोनिक रिएक्शंस आर फास्ट। रिडॉक्स रिएक्शन इज स्लो। Acid base neutralization take 10⁻⁻6 second to complete for completion at room temperature, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे 10⁻⁻6 सेकेंड लगेंगे। जनरल रिएक्टिविटी ग्रुप 1 की वो भी चले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। बाई रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ लिथियम से लेके सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम मोस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली चीज यहाँ पे आ जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, if concentration of reactant is large, rate of reaction is faster. If concentration of reactant is slow, rate of reaction is less, rate of reaction is slow, ठीक है। तो सबसे पहली बात लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन फास्ट रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। कम कंसंट्रेशन होगी लो कंसंट्रेशन स्लो रिएक्शन या लेस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मोर रेट ऑफ रिएक्शन लेस कंसंट्रेशन के साथ क्या होगा लो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरी चीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। रिएक्शन तब होगा जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीजेस कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन को बढ़ाएगी। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मोर कोलिजन्स मीन मोर रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरी चीज कंसंट्रेशन फॉर गैसियस रिएक्शन, ठीक है। कंसंट्रेशन of gaseous system is increased by increasing pressure। अगर हम गैसियस सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास सरफेस एरिया, और हमें पता है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। पाउडर्ड फॉर्म का सरफेस एरिया ज़्यादा है एज कंपेयर टू फॉइल और ब्लॉक। लार्ज पीस, लार्ज पीस का सरफेस एरिया कम होगा देन फॉइल,
मेटल फॉयल से, और फॉयल का सरफेस एरिया कम होगा पाउडर्ड फॉर्म से। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन पाउडर्ड फॉर्म के साथ, अगर फॉयल और लार्ज पीस है तो फॉयल के साथ ज़्यादा, अगर लार्ज पीस है ठीक है तो सबसे स्लो इसके साथ, दोनों के मुकाबले में। अगर मैं कहूँ रिएक्शन है, एक जगह मैं फॉयल यूज़ करता हूँ, फॉयल का मतलब है मेटल की शीट पेपर लाइक, और लार्ज पीस यूज़ करता हूँ तो फॉयल विल रिएक्ट फास्टर बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। पाउडर फॉर्म है, पाउडर विल रिएक्ट फास्टर बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर था लाइट, लाइट इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लाइट से ऐसे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होगा जो कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे। ठीक है, फोटो केमिकल रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल कहेंगे जो कि लाइट के साथ इफेक्ट होंगे। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर इफेक्टेड बाय लाइट, फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ CH4 with Cl2 in ordinary light is slow, in the presence of sunlight it is explosive। ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे रिएक्शन का लाइट से इफेक्ट होगा। उसके बाद है हमारे पास कैटलिस्ट। पहले हम कैटलिस्ट की बात करते हैं, बाद में हम बात करेंगे टेम्परेचर की। कैटलिस्ट increases the rate of reaction by lowering the activation energy, does not affect Kc, Kc को इफेक्ट नहीं करता, लो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, वे खुद कंज्यूम नहीं होता। बाकी डिटेल हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट, हाउ टेम्परेचर इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। भाई टेम्परेचर के इफेक्ट में हमें एक थ्योरी पता होनी चाहिए, उसे कहते हैं कोलिजन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to, directly proportional to number of collisions। collision theory कहती है rate of reaction number of collisions के directly proportional है, जितने ज़्यादा collision होंगे उतना fast rate of reaction होगा। अब कैसे collisions? effective collision, क्योंकि collision भी दो तरह के, एक effective एक अनइफेक्टिव। तो ये कोलिजन थ्योरी। अब रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर पे इफेक्ट हम कोलिजन थ्योरी को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन और कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज with increase in temperature because kinetic energy, average kinetic energy of molecules increases। मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हम गैस केमिस्ट्री के पोस्टुलेट्स में पढ़ चुके हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। अब ये गैस के लिए भी है, सॉलिड के लिए भी है, लिक्विड के लिए भी यही है। ठीक है, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। दूसरी चीज, टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या है? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, फ्यू मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी। इंक्रीज
in temperature increases fraction of molecules having energy of activation। टेम्परेचर बढ़ाने से उन मॉलिक्यूल्स की तादाद जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है ज़्यादा हो जाएगी। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि टेम्परेचर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट हायर टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स possess एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगी और रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, स्लाइट अबव एनर्जी चाहिए देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल रिएक्ट। ठीक है, मॉलिक्यूल कौन सा रिएक्ट करेगा, जिसके पास एनर्जी स्लाइटली मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो एनर्जी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी विल रिएक्ट, वो रिएक्ट करेंगे, और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऐसे मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। इसे हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, इसे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के मुताबिक एट लो टेम्परेचर molecule without activation energy there is a large fraction of molecule having no activation energy। ये एरिया बोल्ट्जमैन कर्व में वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये एरिया अंडर द कर्व ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। तो वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स possess एक्टिवेशन एनर्जी। ये टेम्परेचर है लो टेम्परेचर, T1 इज़ लोअर देन T2। अगर T2 एक हाई टेम्परेचर लिया जाए, ये कर्व T1 टेम्परेचर पे है, तो ये कर्व कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, अब इस टेम्परेचर पे वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी उनकी तादाद कम हो जाएगी, जबकि मॉलिक्यूल्स हैविंग नो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ये एरिया जो ब्लैंक है अंडर द कर्व डिक्रीज हो गया। इसे हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं, और इसके मुताबिक हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स विद एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस एंड मॉलिक्यूल्स हैविंग नो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट, नाउ मोर इफेक्टिव कोलिजन अकर। इसका मतलब हम कह सकते हैं एट हायर टेम्परेचर more collisions are effective, at low temperature less collisions are effective collision। ठीक है, और effective collision में होता है in which reactant transformed into product, reactant product में change होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास factors affecting rate of reaction, और हमें उनके बारे में जो बातें मालूम होनी चाहिए। इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए, एक इक्वेशन है हमारे पास एरहेनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंट माइनस EA ओवर RT। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एरहेनियस इक्वेशन। एरहेनियस इक्वेशन गिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर। ये एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट के रिलेशन को एक्सप्लेन करती है, और इसकी मदद से हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें K रेट कांस्टेंट है, A एरहेनियस कांस्टेंट है, EA इज एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट है, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैटालिस्ट की। हमें कैटालिस्ट के बारे में जो बातें मालूम होनी चाहिए वो क्या है। कैटालिस्ट इज द सब्सटेंस विच ऑल्टर रेट ऑफ रिएक्शन, विच ऑल्टर रेट ऑफ रिएक्शन। मैं यहाँ पे इंक्रीज नहीं कह रहा, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे सब्सटेंस विच ऑल्टर रेट ऑफ रिएक्शन।
विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, खुद कंज्यूम नहीं होगा। कैटलिस्ट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी लो करता है। प्रोवाइड न्यू पाथ टू रिएक्शन विद लेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। रिएक्शन जिसमें हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे उसको एक नया पाथ देगा विद लेस एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम एक कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल देखें, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। एंडोथर्मिक के लिए भी सेम होगा, बस प्रोडक्ट की एनर्जी हाई कर दें। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा जाए तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिफरेंस को हम इंथाल्पी चेंज कहेंगे, इट इज़ डेल्टा एच। रिएक्टेंट से लेके यहाँ तक का ये चेंज, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये हाईएस्ट एनर्जी पे यहाँ जो चीज़ होती है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट जो कि हाईएस्ट एनर्जी होती है, शॉर्ट लिव होती है, ठीक है। अब अगर हम रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे तो कैटलिस्ट क्या करेगा, एक नया मैकेनिज्म देगा जिसमें कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ये कैटलाइज्ड रिएक्शन हो जाएगा, कैटलाइज्ड, और ये अनकैटलाइज्ड। विदाउट कैटलाइज्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी। कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज नहीं करता, कैटलिस्ट खुद कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि कैटलिस्ट एक नया मैकेनिज्म, रिएक्शन का एक नया मैकेनिज्म देता है, एक नए मैकेनिज्म से रिएक्शन करवाता है जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास कम एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी रिएक्ट कर सकते हों और वो भी प्रोडक्ट में चेंज करते हो सकते हो। तो कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी एंड बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद है कैटालाइसिस, ठीक है, ये तो हो गई कैटलिस्ट की बात। कैटालिसिस प्रोसेस कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की मौजूदगी में होने वाले रिएक्शन को कैटालिसिस कहेंगे। कैटालिसिस क्या है, इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को कैटालिसिस कहेंगे। दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस, दूसरी हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट इन सेम फेज। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का सेम फेज है तो होमोजीनियस। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट इन डिफरेंट फेज, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए प्रोमोटर, और इसकी एग्जाम्पल प्रोमोटर, और इसे हम कहेंगे कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट, और इसे कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट या एक्टिवेटर। प्रमोटर, कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेटर या एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट एक ही चीज़ है। और किसे हम कहेंगे सब्सटेंस विच इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, ऐसी चीज़ जो कि कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाए वो प्रमोटर है, उसे हम कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, उसे हम एक्टिवेटर भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजिनेशन में कैटलिस्ट क्या है, निकल मेटल। कॉपर अगर ऐड करें तो ये इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ निकल को, तो कॉपर इज प्रमोटर, कॉपर यहाँ पे प्रमोटर है।
अमोनिया सिंथेसिस में, हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या है? आयरन। मेटल ऑक्साइड हम ऐड करते हैं, दे एक्ट एज अ प्रमोटर और एक्टिवेटर, और दे वी कैन कॉल देम कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट। हम इन्हें कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट कह सकते हैं। हमने कहा था हम मेटल ऑक्साइड यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन के ऑक्साइड या मैग्नीशियम का ऑक्साइड, टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ आयरन मेटल। कैटलिस्ट इन हैबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो ये क्या है? ये कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट हो गया। जी स्टूडेंट्स, हमने बात की एक्टिवेटर और कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट, और प्रमोटर क्या है? विच स्पीड अप एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट हो सकता है। नेगेटिव कैटलिस्ट विच डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करे तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट। और नेगेटिव कैटलिस्ट की एग्जांपल है हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड इज एडेड टू द गैसोलीन। पेट्रोल में हम ऐड करते हैं, गैसोलीन पेट्रोल का दूसरा नाम, टू डिक्रीज द बर्निंग रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ गैसोलीन। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट है जो कि बर्निंग रिएक्शन को, कंबस्शन रिएक्शन को स्लो करता है। इसी तरह ऑटो कैटालिसिस, हमें पता होना चाहिए ऑटो कैटालिसिस, बल्कि ऑटो कैटालिसिस का 2015-16 के पेपर में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है एमसीक्यूज में। तो ऑटो कैटालिसिस हम किसे कहते हैं? ऐसा रिएक्शन जिसमें बनने वाला प्रोडक्ट कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करे और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, उसे ऑटो कैटालिसिस कहेंगे। प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में बनने वाली प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट के तौर पे काम करे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स की कंडीशन क्या होती है? एस्टर्स के हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें एसिड चाहिए, वाटर एंड एसिड एज अ कैटलिस्ट। अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर जब होगा तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? एसिड प्लस अल्कोहल। तो बनने वाला एसिड ही कैटलिस्ट का काम शुरू करता है, और जैसे ही थोड़ी सी अमाउंट एसिड की बनती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। तो ये ऑटो कैटालिसिस है। ठीक है, इसे हम ऑटो कैटालिसिस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट की। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट की, कि कैटलिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इन मैस, चेंज बाय मैस और बाय कॉम्पोजिशन। कैटलिस्ट के मैस और कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। नॉट चेंज्ड बाय मैस एंड कॉम्पोजिशन। कैटलिस्ट के मैस और कॉम्पोजिशन का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इट्स फिजिकल स्टेट में चेंज। कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है एट द एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। फिजिकल स्टेट में चेंज, ठीक है, फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है। Sometime only traces of catalyst is required. Traces of catalyst require हो सकते हैं और वही काफ़ी हों रिएक्शन कराने के लिए। फिजिकल स्टेट हमने बात कर ली कि फिजिकल स्टेट में चेंज। ठीक है, इट इज़ मोर इफेक्टिव इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। फाइनली डिवाइडेड फॉर्म is more effective। हमें मालूम है ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया फाइनली डिवाइडेड फॉर्म ज़्यादा इफेक्ट होगी। कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट केसी।
only increases rate of reaction. Kc को इफेक्ट नहीं करता, does not affect Kc, only increases rate of reaction. It increases rate of forward and rate of reverse, both reactions. दोनों रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, फॉरवर्ड का भी बढ़ाएगा और रिवर्स का भी बढ़ाएगा. कैन नॉट स्टार्ट रिएक्शन. रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए. कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट रिएक्शन. कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है, स्टार्ट नहीं कर सकता. कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक, समटाइम स्पेसिफिक है. वन कैटलिस्ट कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन एंड कैन नॉट अदर रिएक्शन. ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे रिएक्शन को भी कैटलाइज करेगा, ठीक है. डिफरेंट कैटलिस्ट में प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट. डिफरेंट कैटलिस्ट may produce different product, different products from same reactants. Same reactant से different product बन सकता है by using different catalyst, ठीक है. Temperature affect the activity of catalyst. टेम्परेचर चेंज इट्स फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट चेंज करेगा, उससे एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इफेक्ट हो सकती है. टेम्परेचर इफेक्ट करेगा कैटलिस्ट को. और 10वीं चीज़ है पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इज पॉइजनड बाय एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस, ठीक है, टू ऑल्टर इट्स एक्टिविटी. हम पॉइजन कर सकते हैं. पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट क्या है? एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस टू ऑल्टर और टू जनरली डिक्रीज इट्स एक्टिविटी. इट इज़ कॉल्ड पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस करना, इसे हम पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट कहेंगे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम कैटालिसिस और इसके मेन पॉइंट्स की. सबसे पहले एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, ठीक है. क्या चीज़ है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कैटालाइज ऑर्गेनिक रिएक्शंस. ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं इन लिविंग सेल्स, ठीक है. ये हमारे पास एंजाइम कैटालिसिस. तो इसका मतलब दे आर आल्सो कॉल्ड बायोकैटालिस्ट, ठीक है, बायोकेमिकल कैटालिस्ट है जो कि लिविंग सेल्स में रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं. Enzymes, many enzymes are isolated and obtained in a crystalline form. Pure crystalline form में isolate या obtain हो चुके हैं. First enzyme was synthesized in laboratory in 1969. 1969 में पहला एंजाइम बनाया गया, लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया गया. एंजाइम्स की एग्जाम्पल हैं हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शन की. यूरिएज is used for hydrolysis of यूरिया, और यूरिया का हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस करता है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. अगर इक्वेशन लिखना चाहें NH2 डबल बॉन्ड हो, NH2 प्लस वाटर प्रोड्यूस NH3 एंड CO2 बैलेंस कर लें 2NH3, ठीक है. ये हो गया. तो यूरिया एक एग्जाम्पल होगा. यूरिएज इसे कैटालाइज करेगा, एंजाइम है इस रिएक्शन के लिए. सिमिलरली ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ठीक है. मोनोसेक्राइड्स को अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है जाइमेज. जाइमेज फर्मेंटेशन में यूज होता है. इट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शन व्हेन अल्कोहल शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जबकि तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर हमारे पास डाइसेक्राइड है तो इन्वर्टेज हाइड्रोलाइसिस करेगा डाइसेक्राइड का और उसे मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक करेगा
तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद एंजाइम का मेथड या मैकेनिज़्म, एंजाइम सबस्ट्रेट या लॉक एंड की मैकेनिज़्म है, लॉक एंड की, इन विच एक्टिव साइट एक एक्टिव साइट है जिससे बाइंड होगा, प्रोडक्ट बनाएगा, चेंज करेगा और छोड़ जाएगा। ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। कैटालिसिस, more efficient than normal catalyst, more efficient, बहुत स्मॉल अमाउंट बहुत ज़्यादा रिएक्शन कैटलाइज करती है। ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट रिएक्शन कैटलिस्ट है नॉर्मल कैटलिस्ट के मुकाबले में एंजाइम्स। हाईली स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक है। ठीक है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज करते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी इज एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच रेंज। टेम्परेचर से इफेक्ट होंगे, पीएच से इफेक्ट होंगे और मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच रेंज पे होगी। ठीक है, कोएंजाइम enhance एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। ठीक है, कोएंजाइम एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इन्हांस करेगा, ये इसके लिए एक्टिवेटर है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें मालूम होनी चाहिए।